स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से। खबर सामने आ रही, सीएम धामी ने दी दशहरे की शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा प्रदेश भर में जगह जगह रावण दहन किया जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। शाम को 5:30 बजे परेड ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम धामी और इसकी सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। तो देहरादून से यह जानकारी विजयदशमी के त्योहार पर इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, रावण दहन किया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो परेड ग्राउंड में, देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। और दशहरा पर्व के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बता दें कि देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरा पर्व के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के बाल युवा संघ की ओर से इस बार परेड ग्राउंड में के खेल मैदान में रावण दहन किया जाएगा। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के प्रदेश महामंत्री हरीश डोरा ने बताया कि समिति की ओर से परेड ग्राउंड के खेल मैदान में 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले के साथ लंका दहन भी होगा। और इससे पहले हर बार की तरह भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रावण दहन के लिए पुतले को इस बार दिल्ली से बनवाकर मंगाया गया है। 60 फीट, 55 फीट और 50 फीट, ये तीन इसके जो हाइट है इन तीनों की। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे। हमारे सभी सम्मानित विधायकगण जो देहरादून महानगर के हैं वो भी रहेंगे और हमारी बिरादरी के भी प्रमुख लोग इसमें उपस्थित। तो सीएम ने दशहरे की शुभकामनाएं दी है और इसी को लेकर हम देखें रावण दहन की पूरी तैयारियां परेड ग्राउंड देहरादून में जो है पूरी कर ली गई है। और मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, विजयदशमी का पर्व है, दशहरा खत्म हो चुका है, रावण दहन की तैयारियां देखी जा रही है। अगर हम देहरादून की बात करें, वहां परेड ग्राउंड में कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां क्या देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल वहां पर? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पूरे देहरादून में इस समय दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। हम इस समय परेड ग्राउंड में मौजूद हैं, जो राजधानी देहरादून का दिल कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे आकर्षण का जो केंद्र है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस दशहरे के पर्व पर जो सबसे आकर्षण के केंद्र होते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, तीनों के पुतले यहाँ पर बन चुके हैं, जिनका आज शाम यहाँ पर दहन होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आएंगे। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और उसके बाद ये कह सकते हैं कि रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसका विधिवत शुभारंभ यहाँ पर होगा। उससे पहले जो राम लक्ष्मण की जो टोली है वो यहाँ पर पहुंचेंगी। एक सांकेतिक तौर पर कह सकते हैं कि उसके बराबर में एक लंका यहाँ पर बनाई गई है, स्वर्ण लंका यहाँ पर बनाई गई है, उसको जलाने का काम होगा। उसके बाद विधिवत रूप से राम और कृति यहाँ पर लंका दहन, रावण दहन का काम यहाँ पर करेगा। आकर्षण इसलिए भी है कि पिछले 77 सालों से लगातार देहरादून में बन्नू बिरादरी की तरफ से इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं दशहरे के पर्व पर, जिस पर रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का पुतला दहन करने का काम यहाँ पर किया जाता है। इस बार ये कह सकता है कि आकर्षण थोड़ा सा लोगों के लिए इसलिए लग रहा है कि पिछली बार 131 फीट का रावण बनाया गया था और इस बार उसकी संख्या घटाकर 65 फीट का यहाँ पर रख दिया गया है, क्योंकि समय कम मिल पाया है। और जो तैयारियां थी उन तैयारियों को करते हुए बन्नू बिरादरी के लोग तो लगातार उन चीजों पर काम कर रहे थे। और लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि रावण की जो हाइट है वो 65 फीट की है
कुंभकर्ण की जो हाइट है वो 60 फीट की है और मेघनाथ की जो हाइट है वो 55 फीट की हाइट यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि लगातार कोशिश यही रहती है प्रशासन की और वन्य बिरादरी की कि किसी भी तरीके से आयोजन के माध्यम से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खराब ना हो, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे और उसके लिए लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। वन्य बिरादरी की तरफ से लगातार इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। खासतौर पर ये दशहरे का पर्व बड़ा हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाने का काम होता है। कोशिश यही रहती है कि सभी लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। विजयदशमी है, रावण दहन की तैयारियां पूरी तरह से, जैसा कि तस्वीरें भी हम आपके जरिए देख पा रहे हैं, पूरी तरह से तैयारियां भी देखी जा रही। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि इस दौरान हादसे भी होते हैं, ऐसे में क्या कुछ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है जो लोग हैं, अन्य लोग हैं, आम जनता है जो देखने जाएंगे उनके लिए? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। हमारे साथ वन्य बिरादरी के प्रदेश महामंत्री हैं हरीश जोड़ा जी, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। सर, लगातार 77 सालों से आप लोग इस तरह का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं देहरादून में और जनता के लिए आकर्षण का केंद्र भी होता है, इस बार क्या कुछ खास रहेगा? सबसे बड़ा है कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आप लोगों ने व्यवस्था यहाँ पर करी है? सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है यहाँ की, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तन्मयता के साथ इसको सुरक्षित करने का पूरा प्रयास कर रहा है और विशेष आकर्षण जो है वो 65 फीट का रावण है इस बार और 60 और 55 फीट के कुंभकर्ण मेघनाथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारे सभी सम्मानित विधायकगण इस कार्यक्रम में रहेंगे और जो वन्य बिरादरी के हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो सभी भी इस कार्यक्रम के सहभागी रहेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन लोग यहाँ पर आ रहे हैं? वीआईपी के लिए किस तरह का बैठने का आप लोगों ने रखा है और क्या कुछ इस बार राम की जो टोली यहाँ पर आएगी, जब राम यहाँ पर पहुँचेंगे तो किस तरीके से आप लोगों ने उनके स्वागत की तैयारी की है? शोभा यात्रा दोपहर को 2 बजे कालिका मंदिर से प्रस्थान करेगी और पलटन बाजार, घंटाघर, एसले हॉल चौक होते हुए 4:30 बजे दून क्लब के गेट के सामने से प्रवेश करेगी। शोभा यात्रा में 7 झांकियां इस बार। प्रशासन के अनुरोध पे हमने 11 झांकी थी, लेकिन एक नया कोई व्यवस्था बनी है जुलूस के संदर्भ में, जो कुछ पॉइंट्स उन्होंने निर्धारित किए हैं, तो हमने उस झांकियों को 7 की श्रेणी में ले लिया इस बार और भव्य रूप से इस आयोजन को मनाया जाएगा सभी जनता के सहयोग से, आप सभी पत्रकार मित्रों के सहयोग से। और विशिष्ट अतिथि में मुख्यमंत्री के अलावा, हमारे विधायकों के अलावा हमारी बिरादरी के कुछ पुराने ऐसे व्यक्ति हैं, भीमसेन बिरमानी जी हैं, किशनलाल आहूजा जी हैं, ये सभी लोग मंचासीन रहेंगे। आम जनता कोशिश करती है कि दशहरे में रावण तक पहुंच सके, उनको देख सके, उन तक फोटो खिंचवा सके। इस बार उनके लिए क्या कुछ रखा है? क्योंकि अभी तो आप लोगों ने कुछ छूट जरूर दी है, लेकिन जैसे ही समय नजदीक आएगा रावण दहन का, तो उस समय लोग उनकी उत्सुकता रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से ये आप भी जानते हैं कि दहन से करीबन 2 घंटे पहले हम इस बैरिकेटिंग को ब्लॉक करेंगे। अभी जनता के लिए बिल्कुल खुला है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, और कुछ लोग रावण की पूजा भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी वहाँ व्यवस्था रखी गई है। और सुरक्षा की दृष्टि से मैं नहीं समझता कि 3 बजे के बाद या 3:30 के बाद रावण के आसपास किसी व्यक्ति को रहना चाहिए। कुछ जनता से कहेंगे सर, आप लोग कुछ उन्हें निवेदन करेंगे, अपील कुछ? जनता से मैं इतना अनुरोध करूंगा कि अपनी पूरी सहभागिता इस कार्यक्रम के अंदर निभाएं। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक ये दशहरा पर्व सभी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और जनता सादर आमंत्रित है यहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं सुरक्षा की तो चाक चौबंद यहाँ पर है। उसके अलावा जनता से भी अपील की जा रही है कि कम से कम वो जो उत्साह उनमें बना हुआ है, जो जोश उनमें है, उस जोश में वो होश ना खोने का काम करें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी आम जनता के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर खुला रखा गया जो ये मैदान है और जो पुतले बनाए गए, खासतौर पर जो सांकेतिक जो पुतले होते हैं रावण के, कुंभकर्ण के, मेघनाथ के, अभी आम जनता वहां तक पहुंच सकती है, वहां भी जाने की उनको पूरी छूट दे दी जाए। लेकिन 2 बजे के बाद ये कह सकते हैं कि इस पूरे यानी पुतले के परिसर के 50 फीट के दायरे में किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं होगी। आम व्यक्ति को यहाँ पर सुरक्षा के जो कर्मी होंगे, सुरक्षा में जिनकी ड्यूटी लगेगी, वही यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वन्य बिरादरी के वो लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे जो इस जिनके आयोजन में ये कार्यक्रम यहाँ पर होता है। और आम जनता के लिए बैरिकेटिंग से यहाँ पर लगाएगी, यानी उसके बाद पूरा मैदान यहाँ पर खाली है जहाँ पर आम जनता यहाँ पर आएगी और यहीं से इस रावण दहन के कार्यक्रम का लुत्फ उठाने का काम यहाँ पर करेगी। इसके बाद ये कह सकते हैं कि ग्राउंड से बाहर एक लोगों के लिए जो सामान खरीदने के होते हैं या रामनवमी में जो चीजें बहुत जरूरी होती है, जो दशहरे में जो चीजें जरूरी होती है, जो बच्चों के आकर्षण का केंद्र होती है, उनके लिए भी दुकानें यहाँ पर लगाई गई ताकि वो लोग अपनी
अपनी खरीदारी कर सकें और इन चीज़ों ने कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इस दशहरे में उन लोगों के। सर, नाम बताइएगा पहले अपना। शेखर पांडे मेरा नाम है, अल्मोड़े से आया हूँ। और नहीं, आज दशहरा है, आप लोग यहाँ पर हैं, क्या कुछ उत्साह है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें यह है कि बुराई के साथ अच्छाई की जीत है, उसी पर हम लोगों को करना चाहिए। और बगैर यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो सुसज्जित हो, इस तरह करके बॉन्डिंग वगैरह और इंट्रेंस जो भी है वो खुला होना चाहिए, ये मेरा जो है खुला होना चाहिए। मैदान खुला। आप बताइएगा क्या कुछ कहेंगे दशहरे के? हाँ जी, मैं पकड़ूंगा। मैं मिसेस शशि कपूर बोल रही हूँ। सरकार ने व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर तो बहुत अच्छी की है, मगर बड़े आदमियों का, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, रावण और इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, तो हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। परेड ग्राउंड, एक और मेरी शिकायत है, परेड ग्राउंड इतना सुंदर था कि सारे शहर में एक ही जगह रावण और रामलीला ये होता था प्रोग्राम, लेकिन इसको इतने भागों में बांट दिया है कि कुछ मेले का यहाँ पर आरक्षण ही नहीं रह गया है, कुछ आकर्षण नहीं है, सिर्फ भाग दौड़ है। अब हम लोग आए हैं घर से, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो इस चीज़ों का आगे से ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, ये इस बार चर्चा का विषय जरूर है कि देहरादून में जो बन्नू बिरादरी है, जो हमेशा दशहरे का आयोजन करती थी, वो इस बार 2 गुटों में बटी नजर आ रही है। यानी पहला गुट जो परेड ग्राउंड में यहाँ पर आयोजन करा रही है, ये बन्नू बिरादरी का ही आयोजन है। यहाँ पर पहला गुट यहाँ पर अपना लंका दहन का कार्यक्रम उनकी तरफ से रखा गया, रावण दहन उनकी तरफ से है। और दूसरा जो गुट कह सकते हैं कि जो इस बार जिनमें बन चुके हैं 2 गुटों में, और दूसरा गुट बन्नू स्कूल में इस बार वहां पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करा है। यानी वहां पर भी इसी तरीके से हाइट्स के, ऊंची हाइट के रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले जरूर लगाए गए हैं और उनका भी वहां पर दहन होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लोगों के आकर्षण का केंद्र अभी भी परेड ग्राउंड है, क्योंकि शहर के सबसे बीच में है, लोग शहर का दिल कहा जाता है, और यहाँ पर लोग वर्षों से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आयोजन हमेशा यहीं से लोगों का रहता है, आकर्षण का केंद्र भी रहता है। जी, यानी कि लोगों की मांग भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाएं, और ताकि लोग जो है इस कार्यक्रम के सहभागी बन सके, इसमें शामिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अभय, तमाम जानकारी। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दशहरा पर्व को लेकर रुड़की के नेहरू स्टेडियम में तैयारियां चल रही है। आपको बता दें, यूपी के पुरकाजी से कारगिल पिछले 20 दिनों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार कर रहे हैं, जो कि एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। और उनका कहना है कि भाईचारे, प्रेम, सौहार्द को लेकर हम अपने काम बखूबी निभाते हैं, ये हमारा पेशा है। पिछले कई सालों से दशहरा पर्व में हम पुतले बनाते आ रहे हैं। कारोबार है, चल रहा अपना काम कर रहे हैं, और बाद में सुकून का मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। 50 फुट 45 फुट, अब 22 दिन हो गया है, 22 दिन से काम कर रहे हैं। 8 बजे उठना, 12 बजे तक, 1 बजे तक करना काम। नहीं तो हम तो कर रही है अपना काम, हमारे मन में कोई हमारी बात नहीं है। और आज दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां चारों तरफ रावण के पुतले दहन करने की तैयारियां हो रही है। देहरादून में बन्नू बिरादरी द्वारा आयोजित हो रहे दशहरा मेले में इस बार बच्चों द्वारा खास कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। ये बच्चे बन्नू स्कूल के ही बताए जा रहे हैं। हाँ, इस बार ये किया है कि हमने जो हमारे बन्नू स्कूल के अपने बच्चे हैं, इन लोगों से हम परफॉर्मेंस करा रहे हैं। इसमें 2 छोटे छोटे स्किट्स हैं, एक तो महाभारत का है और एक रामायण का है। महाभारत का जो स्किट हम करा रहे हैं वो भीम और जो उसकी लड़ाई है उससे लेकर अंत तक है, और जो रामायण का है वो राम वनवास से लेकर और रावण वध तक है। तो इस तरह का बच्चे कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया निखर के आएगा, क्योंकि इस बार वीआईपी कला नहीं है, तो स्टेज पे पूरे के पूरे इन बच्चों का ही शो है। और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने नियुक्त किए हैं पर्यवेक्षक। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक विदेंद्र चाती को जिम्मेदारी दी गई है। पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर आम लोगों कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे।
पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों का पैनल हाईकमान को भेजेगा। कांग्रेस में केदारनाथ विधानसभा चुनाव में टिकट के कई दावेदार हैं। तो आपको बताते चले, केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां और कई सारे कांग्रेस के दावेदार इस सीट से माने जा रहे हैं टिकट के लिए। और वही बताया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों का पैनल हाईकमान को रिपोर्ट तैयार करके भेजेगा और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही अब आगे की रणनीतियां बनाई जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पर्यवेक्षक जो है प्रत्याशियों को लेकर आम लोगों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उनके बीच जाकर फीडबैक लेंगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र चाती को जिम्मेदारी दी गई। तब केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में अब कांग्रेस की यहां भी पूरी तैयारियां देखी जा रही है। पर्यवेक्षक जो है इसके लिए नियुक्त कर दिए गए हैं, जो जनता के बीच में जाकर अपने कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और इसकी रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को भेजी जाएगी और इसी के आधार पर दावेदारों की नियुक्ति। तो कांग्रेस में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए जो है कई सारे टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं और ऐसे में अब जनता के बीच ही जाकर पर्यवेक्षक फीडबैक लेंगे अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। और हमारे साथ वीरेंद्र चाती विधायक झबरेड़ा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और अब केदारनाथ की बारी है, यहाँ किस तरीके से देखते हैं, किस तरह की तैयारियां? हमारी पार्टी और संगठन स्तर पर जोरदार तैयारियां हैं और हमारी जीत होगी। हमारी आदरणीय प्रभारी शैलजा जी ने हमें बैठ किया, तो हम सारी चीजों को ऑब्जर्व करके जो एक हमें रिपोर्ट भेजनी है पार्टी को और धरातल पर कैसे हम लोग और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कैसे और बेहतर मजबूत ला सकते हैं, उसको कार्य किया जाएगा। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि केदारनाथ जी भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, तो वो हमें अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। बिल्कुल। अगर हम दावेदारों की बात करें तो क्या संभावनाएं हैं, किन किन को लेकर जो है इस सीट को लेकर जो है बातचीत हो सकती है? दावेदारी के लिए अभी पार्टी स्तर पर आवेदन मांगे जाएंगे। जितने भी दावेदार उसमें आएंगे, पैनल में आएंगे, तब हम जितने भी दावेदार हैं उनसे संबंधित आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अगर हम कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां होगी और किस तरह की रणनीतियां होगी सीट पर अपनी जीत हासिल करने के लिए? क्योंकि पिछली दफा अगर हम देखें तो जीत जरूर हासिल हुई थी, अगर हम लोकसभा चुनाव की भी बात करें उस दौरान भी, लेकिन अभी हाल ही में पड़ोसी राज्य में जो कुछ भी हुआ है, कांग्रेस काफी जो है कॉन्फिडेंस के साथ वहां उतरी थी, लेकिन परिणाम उल्टे रहे। अगर हम केदारनाथ सीट की बात करें, किस तरह की रणनीति और सतर्कता बरतने की जरूरत है? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव जो है चलते रहते हैं और हमेशा सीखते रहना चाहिए, हम लोग ये मानते हैं। तो हमसे जो चूक हुई है पिछले परिणामों में, पिछले चुनाव में, हम उनको भी दृष्टिगत रखेंगे और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं वो करेंगे। बिल्कुल। अगर हम प्रत्याशियों के पैनल की बात करें, कब तक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है और कब तक नामों पर मुहर लगाए जाने की संभावना है? देखिए, नामों पर मुहर लगाए जाने को लेकर के जैसे ही हमारे चुनाव की घोषणा होती है, उससे पहले हम लोगों के पास पैनल में जितने भी नाम आएंगे वो सब तभी तय होगी कि हमारी दिनांक क्या तय होगी, कब हमारा चुनाव हो रहा है, कब चुनाव हो रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अब जो है बातचीत और दौर जो है वो जारी है। पूरे जो पर्यवेक्षक है वो जनता के बीच में जाएंगे, अपने
लोगों के कार्यकर्ताओं के फीडबैक लेंगे। और वहीं बढ़ते हैं आगे, भारतीय किसान यूनियन रोड ने रुड़की प्रशासनिक भवन में मासिक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी किए गए। किसान यूनियन रोड के अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने बताया कि डिजिटल मीटर और चकबंदी विभाग द्वारा किसानों का जो उत्पादन किया जा रहा है और गन्ना बकाया के भुगतान को लेकर डीएम साहब से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर वार्तालाप की जाएगी और अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं होता है तो आने वाली 24 अक्टूबर को भारतीय किसान रोड संगठन महापंचायत करने को मजबूर होगा, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहेंगे। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।